हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम परीक्षा वाणी से उत्तराखंड के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें 30 से 35 प्रश्न उत्तराखंड करंट अफेयर के हैं और 15 से 20 प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, बार बार रिपीट करता है। ठीक है। बाकी अगर आप आने वाले एग्ज़ामों को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आपका 5 तारीख का कनिष्ठा का पेपर हो गया, 9 अप्रैल का फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो गया, या फिर जो आने वाले यूकेएसएससी के वीडियो वीपीडीओ के एग्ज़ाम हैं, अगर आप इनको टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप इसको अवश्य देखिए। 50 प्रश्नों में मैंने जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे परीक्षा वाणी में, वो यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। तो एक बार आप अवश्य देखिए, और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। और अगर हो सकता है आपसे तो अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करिएगा। तो फटाफट से हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है, देश का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? विकल्प हैं हल्द्वानी, मुनस्यारी, रानीखेत, चकराता। तो फटाफट से इसका आंसर आप करते रहिए और अपना मूल्यांकन करते रहिए। जिन लोगों ने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नए हैं वो इनको याद रखिएगा, नोट करके याद करिए। तो देश का पहला घास संरक्षण केंद्र दोस्तों स्थापित किया गया है रानीखेत में। रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है। और मेरा प्रयास है कि इनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता दूं। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपको ध्यान रखना है कि नवंबर 2021 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार वन अनुसंधान केंद्र ने दरारसो ये जगह है पर्टिकुलर, जो कि रानीखेत में है, और रानीखेत है अल्मोड़ा में देश का पहला घास संरक्षण केंद्र विकसित किया है। क्या ध्यान रखना है? नवंबर 2021 में एक अधिसूचना के अनुसार वन अनुसंधान केंद्र ने दरासू रानीखेत में देश का पहला घास संरक्षण केंद्र विकसित किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, देश का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फटाफट से बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी पद के रूप में उत्तराखंड के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, पद के हिसाब से बताना आपने कि पद के रूप में उत्तराखंड के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी, 12वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं पद के क्रम में। और अगर व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो 10वें नंबर के हैं पुष्कर सिंह धामी। ये आप इनका ध्यान रखिएगा, क्रम अगर पूछ ले, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। पूछ रहा है, राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या ध्यान रखना है, समान नागरिक संहिता ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? जनवरी 2022, मार्च 2022, मई 2022, नवंबर 2022। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो ये समान नागरिक संहिता ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसका गठन किया गया था मई 2022 में। और इसकी हम अगर और डिटेलिंग की बात करते हैं तो और डिटेल आप देखिए फटाफट से, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर मेरे साथ साथ इसको याद करिए कि जो ये कमेटी थी दोस्तों, इसकी गठन की घोषणा की गई थी 24 जनवरी 2022 को। ये हुई है घोषणा। अगर ये पूछे कि समान नागरिक संहिता ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की घोषणा कब हुई थी, तो उस केस में आप करेंगे 24 जनवरी 2022। और अधिसूचना कब जारी होगी इसकी? 27 मई 2022 को। इसमें सदस्य हैं दोस्तों 5 कौन हैं दोस्तों? रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ये उसके अध्यक्ष हैं इस समिति की। इसके अलावा प्रमोद कोहली, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ये सदस्य हैं। शत्रुघ्न सिंह, जो कि पूर्व मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के। मनु गौर, ये टैक्स पेयर एसोसिएशन है जिनके एक सदस्य हैं, तो ये यहाँ से हो गए हैं। सुरेखा डंगवाल, ये हैं शिक्षाविद। तो आपको ध्यान रखना है, इसके 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य के नाम यहाँ पे हैं, तो आप इनको याद रखिए। इसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हैं रंजना प्रकाश देसाई। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं फटाफट से, और पूछ रहे हैं यहाँ पे, देवस्थल जो कि नैनीताल में है स्थापित पहले इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना करने में निम्न में से कौन सा देश सहयोगी नहीं रहा? ठीक है, ये प्रश्न अभी पटवारी ने पूछा गया देवस्थल से, तो इसके आगे का क्रम आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा देश इसमें शामिल नहीं रहा है। इसमें कुल 5 देश शामिल हैं, बताइए कौन सा नहीं है? भारत, बेल्जियम, कजाकिस्तान, पोलैंड। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें जो देश शामिल नहीं है वो कजाकिस्तान नहीं है, इसकी जगह कौन है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान है। और इसके अलावा एक कौन सा है? कनाडा। ठीक है, तो 5 देश हो जाएंगे कौन से? भारत, बेल्जियम, पोलैंड, उज्बेकिस्तान और कनाडा। तो ये 5 के देश है, आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 5वां प्रश्न आपके सामने, उत्तराखंड के विकास एवं हिमालय संरक्षण पर शोध हेतु डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? विकल्प हैं मसूरी, जोशीमठ, देहरादून, नैनीताल। तो इसका भी आंसर करें आप और इनको नोट भी करिएगा अगर आपने इनको पहले पढ़ा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, देहरादून। और देहरादून में कहाँ किया है? तो दून विश्वविद्यालय परिसर में। कहाँ पे? दून विश्वविद्यालय कहाँ है ये? दून विश्वविद्यालय तो ये देहरादून में पड़ता है, मोथरोवाला में। और ये वहाँ पे उसी के परिसर में क्या किया गया है? डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने किसे हराकर पुनः मुख्यमंत्री का पद संभाला है? विकल्प हैं प्रकाश मेहरा, भुवन चंद्र कापड़ी, निर्मला गहतोड़ी, ममता सती। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को ही पता होगा ये। तो अगर आपको नहीं पता तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला गहतोड़ी को हराकर इन्होंने दोबारा से क्या मुख्यमंत्री ये बने थे। और भुवन चंद्र कापड़ी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री पहले अपनी सीट पर हार गए थे खटीमा से। तो खटीमा से भुवन चंद्र कापड़ी ने ही इनको हराया था। और उपचुनाव में, चंपावत उपचुनाव में किससे जीते पुष्कर सिंह धामी? निर्मला गहतोड़ी से। तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 55,000 मतों से पराजित कर पुनः मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली। प्रश्न नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तराखंड शौर्य अभियान समिति की ओर से उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं प्रीतम भृतवाण, सतपाल सिंह रावत, नरेंद्र सिंह नेगी, धन सिंह रावत। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। और इसका सही आंसर है यहाँ पे, आप वीडियो को रोक रोक के भी कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को रोकिएगा और उसके बाद आंसर करिए, फिर इसको आगे सुनिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों धन सिंह रावत, ठीक है। उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है धन सिंह रावत को। और आपको ध्यान रखना है कि धन सिंह रावत ये सम्मान पाने वाले पहले राजनेता हैं। इससे पहले यह सम्मान गैर राजनीतिक लोगों को ही दिया जाता रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 8, THDC किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? विकल्प हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, जो THDC है यह राजस्थान में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करने वाला है। और आपको ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 2022 को THDC और राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत THDC राजस्थान में देश के सबसे बड़े यानी कि 10,000 मेगावाट का सौर विद्युत उत्पादन प्लांट की स्थापना करेगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तराखंड किस श्रेणी में है? उभरता श्रेणी, आकांक्षी श्रेणी या फिर लीडर श्रेणी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लीडर श्रेणी में है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तराखंड है लीडर्स श्रेणी में। तो बाकियों का उभरता श्रेणी में कब था? तो आपको ध्यान रखना है कि 2018 में था ये उभरता श्रेणी में, आकांक्षी श्रेणी में था 2019 में, और 2021 में आ गया है लीडर श्रेणी में। और 20 में तो क्या था? कोविड था, तो इसमें कोई उनको श्रेणी नहीं मिली है। प्रश्न नंबर 10, उत्तराखंड बजट 2022-23 में बजट 21-22 की अपेक्षा लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? विकल्प है 6%, 10%, 12%, 15%। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2022-23 के बजट में 21-22 की तुलना में जो वृद्धि की गई है लगभग 12% की वृद्धि की गई है, आप ध्यान रखिएगा। और बजट की अगर हम बात करते हैं तो 21-22 में था लगभग 57,400 करोड़ और 22-23 में है दोस्तों 65,571.49 करोड़, जो हो जाती है लगभग 12% की वृद्धि, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2022 या फिर अक्टूबर 2019। तो जो भी लोग इसमें जा रहे हैं विकल्प सी के साथ, उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प 2000 क्या है, विकल्प बी है और अक्टूबर 2021 की ये बात है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है बात है इसमें। तो 30 अक्टूबर 2021 को
4 जिलों से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की 30 अक्टूबर 2021। और इस योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक परिवार की महिला को निःशुल्क एक विशेष किट दी जाती है, जिसमें 2 कुदाल, 2 दरांती, 1 पानी की बोतल और 1 भोजन का टिफिन दिया जाता है। और सहकारी केंद्रों के माध्यम से कम दरों पर पशु चारा उपलब्ध कराने की भी इस योजना के तहत व्यवस्था की गई है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान रखिएगा 30 अक्टूबर 2021। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 5 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किनके लिए बालाश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की है? 5 सितंबर 2022। अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, या फिर अनाथ बच्चों के लिए दोस्तों। तो फटाफट से आंसर करिए और उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अनाथ बच्चों के लिए दोस्तों बालाश्रय योजना की शुरुआत की गई है 5 सितंबर 2022 को। और इसमें हम ध्यान रखेंगे तो क्या है इसमें 1 से लेकर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की योजना यह है बालाश्रय योजना। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक से डीजल बनाने का राज्य का पहला संयंत्र देहरादून में कब स्थापित किया गया था? विकल्प 2018, 2019, 2020, 2021। अभी इससे पूछा गया था, पटवारी में प्रश्न आया था कि दूसरा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, जिसका क्या था आंसर? भीमताल था। तो अगर उससे पूछ रहा है तो ये भी हम ध्यान रखेंगे कि पहला कहाँ था और कब था। तो प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला राज्य का पहला संयंत्र देहरादून में है और ये है कब का? 2019 का ये है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो राज्य का पहला संयंत्र का है, कब का है? अगस्त 2019 का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल जो कि देहरादून में है, वहाँ पर स्थापित किया गया था। दूसरा संयंत्र की बात करें तो सितंबर 2022 और भीमताल में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में राज्य पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किस स्थान से हिमालय दर्शन हेली सेवा का शुभारंभ किया है? विकल्प हैं देहरादून, मसूरी, गौचर, पंतनगर। तो इसका आंसर है दोस्तों विकल्प क्या? बी, मसूरी से दोस्तों अक्टूबर 2022 में हिमालय दर्शन हेली सेवा का शुभारंभ किया गया है। बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की ओर और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किसे उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है? ठीक है, विकल्प है प्रसून जोशी, अजीत डोभाल, वीरेन डंगवाल, अनिल प्रकाश जोशी। तो इसका आंसर करिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? विकल्प डी। इनको जो है 2022 में सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि कब किया गया? 2021 में। हम देख लेते हैं कि क्या है ये पुरस्कार। तो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत हुई है दोस्तों 2021 में और ये प्रश्न आ चुका है। इसमें अगर धनराशि की बात करें तो 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। 2021 में किनको मिला? तो ND तिवारी को, नारायण दत्त तिवारी, अनिल प्रकाश जोशी, रस्किन बॉन्ड, बचेंद्री पाल और नरेंद्र सिंह नेगी। इनको मिला है दोस्तों 2021 में। 2022 में किसको मिला? प्रसून जोशी, अजीत डोभाल, जनरल बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और बीरेन डंगवाल को मिला है 2022 में। तो कुछ ना कुछ ट्रिक बना के इनको आप याद रख लीजिए। अगर आप एक भी साल की याद रखते हैं तो अगले साल के आप एलिमिनेट अपने आप ही कर पाएंगे। ठीक है, शुरुआत वाला क्वेश्चन तो पटवारी में आ चुका है। धनराशि आप ध्यान रखिए 1 लाख। 16वां प्रश्न आपके सामने। जमरानी परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? यमुना, शारदा, गोला या फिर टोंस नदी? तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, ये चर्चा में है अभी और ये जो प्रश्न है ये इसका आंसर है। जमरानी परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो दोस्तों विकल्प सी, गोला नदी पर प्रस्तावित है। आपको ध्यान रखना है कि इस परियोजना को अभी हाल ही में 18 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने 90/10 के अनुपात में निवेश की मंजूरी दी है। अर्थात इस परियोजना के लागत का 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देगी। पहली बार इस परियोजना को 1975 में भी योजना आयोग ने मंजूरी दी थी, लेकिन तब कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाती है तो इसलिए वो रुक गई थी। और अब इस परियोजना को 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जमरानी परियोजना को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने दोस्तों पूछ रहा है 12 अक्टूबर 2022। क्या पूछ रहा है? 12 अक्टूबर 2022 को CM धामी ने कहाँ राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया है? राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने ऋषिकेश, देहरादून,
हरिद्वार। ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया गया है देहरादून में। और देहरादून में कहाँ किया गया है? डांडा लखोड़। अगर ये आ जाएगा प्रश्न, डांडा लखोड़ में ऑप्शन बदल सकता है कि डांडा लखोड़ अल्मोड़ा, डांडा लखोड़ नैनीताल। डांडा लखोड़ जो है दोस्तों ये देहरादून में है, यहीं पे राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया गया है 12 अक्टूबर 2022 को। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है दोस्तों कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? विकल्प हैं 12, 18, 22 और 35। तो फटाफट से आंसर करिए। तीलू रौतेली पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों विकल्प ए 12 महिलाओं को। ठीक है, इनमें 12 जिलों से ये 12 महिलाएं हैं। जो एक जिला है जहाँ से महिला नहीं थी, तो मुझे ध्यान आता है कि शायद टिहरी से कोई महिला नहीं थी इस बार। बाकी एक बार इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक बार देखिएगा कि टिहरी से ही है या कहीं और से हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार दिया गया है। अगर ये पूछे कि कितनी महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार दिया गया है, तो 35 महिलाओं को दिया गया है। बाकी तीलू रौतेली पुरस्कार 2022 ये है 12 महिलाओं को। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 18 से 20 दिसंबर 2021 तक कहाँ अंतर्राष्ट्रीय मौन पालन महोत्सव का आयोजन किया गया था? विकल्प रानीखेत, हल्द्वानी, देहरादून, ऋषिकेश। तो मुझे लगता है ये सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है विकल्प बी, हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय मौन पालन महोत्सव का आयोजन किया गया था। कब? 18 से 20 दिसंबर 2021 में। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में और प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। पूछ रहा है दोस्तों राष्ट्रीय सरस मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी मुझे लगता है सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता तो दोस्तों ये है रुद्रपुर। और रुद्रपुर कहाँ है? तो यूएसएन क्या हुआ? उधम सिंह नगर। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? पुष्पेश पंत, शेखर पाठक, अनिल प्रकाश जोशी या फिर डी केपी नौटियाल। तो दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है, इसका आप आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा केपी नौटियाल को पद्मश्री नहीं मिला है, बाकी पुष्पेश पंत को मिला है, शेखर पाठक को मिला है, अनिल प्रकाश जोशी को मिला है। कब मिला है ये आपके लिए टास्क है, एक बार देखिए परीक्षावाणी में जाके देखिए कब मिला है, तो आपको 2-4 और देख लेंगे आप, और आपको 2-4 चीज़ें और भी याद हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है दोस्तों सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस किससे मिला था, या सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे? गबर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, चंद्र सिंह गढ़वाली, माधो सिंह भंडारी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 2 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस मिला है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है ABCD में पहले कौन आएगा? ABCDEFG। तो जो पहले आएगा दोस्तों उसके नाम का क्या है, उसको पहले मिला है। और पहले कौन है यहाँ पे? तो दरबान सिंह नेगी। ठीक है, ये तो है ही नहीं खैर, तो इसमें हम देखेंगे दरबान सिंह नेगी जो है डी पहले आ रहा है और पहले ही इनका नाम है, तो इनको पहले मिला है, गबर सिंह नेगी को बाद में मिला है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो विक्टोरिया क्रॉस मिला है वो दरबान सिंह नेगी जी को मिला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में और प्रश्न नंबर 23 पे हम पहुंच चुके हैं। पूछ रहा है दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, रानीखेत। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लैंसडाउन में है। ठीक है, लैंसडाउन में, और लैंसडाउन है अपना कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है लैंसडाउन। तो आप ध्यान रखेंगे अगर लैंसडाउन नहीं आया कभी तो पौड़ी गढ़वाल में है लैंसडाउन। उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को पता होगा, वैसे तो फिर भी आप रिवीजन कर लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? विकल्प हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, दोनों को ही, या विकल्प ए को। तो आपको ध्यान रखना है, अभी आपको स्किप नहीं करना है, आगे करंट अफेयर के फिर क्वेश्चन है बीच में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है, तो दोस्तों ये दोनों को ही मिला है, सोमनाथ शर्मा को भी और शैतान सिंह को भी। ठीक है, इनको मिला है कब? 1947 में पहला, भारत का पहला परमवीर चक्र इनको मिला है, और शैतान सिंह को मिला है 1962 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं और पूछ रहा है यहाँ पे उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? बालाहाट, श्री क्षेत्र, गंगोत्री, सौम्यकाशी। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है वो मिलता है हमको क्या? बालाहाट। और अगर पुराणों में नाम बोला जाए या पौराणिक नाम पूछे जब, तो तब आएगा सौम्यकाशी। ठीक है, तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है सौम्यकाशी और ऐतिहासिक नाम है बालाहाट। प्रश्न नंबर 26, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था कब? विकल्प हैं 15 दिसंबर 2009, 17 सितंबर 2009, 17 दिसंबर 2009, 17 सितंबर 2009। यहाँ पे 2 बार ही आ गए हैं।
ठीक है, यहाँ पे ये 2 बार आ गया नाम, फिर भी पर ये आंसर नहीं है। आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर 2009 को हुआ था और इसी वजह से 17 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 17 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है गंगा स्वच्छता दिवस। क्या मनाया जाता है, गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की ओर। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको यहाँ पे करंट अफेयर का रिवीजन करवा दूँ। 1 किलोग्राम में कितने मुट्ठी होते हैं, 8 मुट्ठी, 16 मुट्ठी, 20 मुट्ठी या फिर 32 मुट्ठी। ये मुट्ठी का मतलब हो गया अनाज, 1 मुट्ठी अनाज, 2 मुट्ठी अनाज। तो अगर हम 1 किलो की बात करेंगे तो उसमें कितने मुट्ठी होंगे, ठीक है। तो 1 मुट्ठी अनाज में होते हैं दोस्तों कितने, 16 मुट्ठी हो जाते हैं। एक किलो में होते हैं 16 मुट्ठी अनाज, ठीक है। थोड़ा इसको और देख लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मुट्ठी में अनाज होता है 62.5 ग्राम और 8 मुट्ठी में हो जाता है क्या, 500 ग्राम, जिसको हम बोलते हैं 1 सेर, और 16 मुट्ठी बराबर हो जाता है 1 किलोग्राम और उसको बोला जाता है कूड़ी, 1 कूड़ी। तो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। 8 मुट्ठी में आधा किलो, 16 मुट्ठी में 1 किलो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 28वां प्रश्न ये रहा, बहुत बार पूछा जाता है। राज्य में गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन से हैं, कौन है मतलब इंद्रमणि बडोनी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे, विश्वेश्वर दत्त शकलानी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो गढ़ केसरी हैं ये जाने जाते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। बाकी इंद्रमणि बडोनी क्या हैं, उत्तराखंड के गांधी, ठीक है। हो सकता है कि ये कहीं साइड में आपको दिखी जाए, ठीक है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है ये। बद्रीदत्त पांडे कुर्मांचल केसरी, ठीक है, कुर्मांचल केसरी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी इनका कुछ ही समय पहले देहांत हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या बोला जाता है, वृक्ष मानव कहा जाता था। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। विकल्प है नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार। तो आपको पता है कि सबकी ज़बान पे आगे होगा कि उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, ठीक है। और रुड़की कहाँ है, तो रुड़की है भाई हरिद्वार में। तो इसलिए इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है। हमें आदत पड़ जाती है कई बार कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन में पता हो जाती है और फिर हम जब ऐसे ऑप्शन आते हैं पता होते हुए भी हम गलत कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर जिला आ गया तो हरिद्वार में है, ठीक है। तो सभी को ये भी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो आप ध्यान रखिए। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है कहाँ, नैनीताल में, मसूरी, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और बिल्कुल ही इजी प्रश्न है। विकल्प बी मसूरी में है, लबासना के नाम से जो जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। और हमारी उत्तराखंड की कहाँ पे है, तो क्या है वो, क्या है, RS तौलिया राजकीय या राज्य की क्या होगी, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, जो कि है नैनीताल में, ठीक है, वो नैनीताल में है। और ये होगी आपका मसूरी में, ये मसूरी में है 59 की, और इसकी स्थापना कब हुई थी 59 में, और नैनीताल वाली की कब हुई है 1988 में, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 31 पूछ रहा है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है। पातीराम, भक्त दर्शन, डॉक्टर शेखर पाठक, डॉक्टर RS तौलिया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, RS तौलिया जो हैं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं। और इनकी एक और भी आती है, पटवारी, घराट और चाय, एक इनकी फेमस है। और बाकी अगर मैं बाकी औरों की बात करूं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो पातीराम की एक रचना है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न। भक्त दर्शन की जो बार बार पूछी जाती है, उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियाँ। डॉक्टर शेखर पाठक की आती है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। और RS तौलिया की हमने अभी देखी क्या, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। रानीखेत में, रानीबाग में, रानीपुर में, रानी पोखरी में। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि HMT आपने सुना होगा, आजकल एक गाना भी चल रहा है, HMT की घड़ी पे रोलो, कुछ ऐसा गाना है। और किसका गाना है वो, कुछ गुसाई है शायद, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वैसे मैं जानता, सौरभ गुसाई है कुछ नाम है उनका, सौरभ मैठानी का गाना है एक्चुअली ये। HMT की एक घड़ी होती है जो बड़ी फेमस है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो HMT की घड़ी पहनकर रानी क्या हो जाती है, बाग हो जाती है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो कभी भी ये पूछा जाएगा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, HMT की घड़ी पहनकर रानी बाग होगी। तो जो HMT की इकाई है यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई है, ये है रानीबाग नैनीताल में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी रानीपुर जो है, रानीपुर हरिद्वार में किसका है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का इकाई है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, जो भेल के नाम से जानी जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न है 33वां।
पूछ रहा है दोस्तों, राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? काशीपुर, लाल कुआं, खटीमा, हरिद्वार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, लाल कुआं में है राज्य का सबसे बड़ा कागज़ का कारखाना। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं और पूछ रहा है यहाँ पे, नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्न में से किस जिले में है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों नैनी सैनी हवाई पट्टी जो है ये कहाँ है? नैनी सैनी हवाई पट्टी है पिथौरागढ़ में। चमोली में कौन सा है? गौचर पट्टी है वहाँ पे तो, ठीक है। और उत्तरकाशी की बात करें तो माँ गंगा करके अभी नाम चेंज हो गया उसका, पहले चिन्यालीस रोड था, उसका नाम हो गया माँ गंगा हवाई पट्टी करके कुछ हो गया, एक बार आप भी देखिएगा इसको, ठीक है। बाकी रुद्रप्रयाग में कोई हवाई पट्टी नहीं देखने को मिलती है ऐसे नाम से, पर्टिकुलर नाम से, है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 35वां। अब आ गया जनजातियों से, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? भोटिया, थारू, बोक्सा, राजी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो भूमियाल देवता की पूजा करती है ये है भोटिया जनजाति, और भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप याद कर पाएँ। तो भोटिया जनजाति के जो देवता हैं प्रमुख रूप से वो जाते हैं भूमियाल, ग्वाला, बैगरेग, चिम, घंटाकर्ण, सिद्धवा, विधवा, कैलाश पर्वत, इनकी पूजा करते हैं। थारुओं की बात करें तो पछावन, खड़गाभूत, काली, नगराई देवी, कोरोदेव, राकत, कलवा, ये सारे थारुओं के हैं। बोक्सा की बात करें तो ग्राम खेड़ी देवी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम खेड़ी देवी, साकरिया देवता, ज्वालपा देवी, हुलका देवी, चामुंडा देवी, ये हैं बुक्सा की। राज्यों की बात करें तो बागनाथ, मलयनाथ, गणनाथ, सैम, छुरमल, मल्लिका अर्जुन, नंदा देवी, ये आदि की पूजा करते हैं राज्य लोग। तो इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एक प्रश्न बन ही जाता है, तो एक बार इनको भी आप याद कर सकते हैं। आप फिर करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। शैलेश मटियानी पुरस्कार 2021 कितने शिक्षकों को दिया गया है? शैलेश मटियानी पुरस्कार 2021 कितने शिक्षकों को दिया गया है? तो 2021 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विकल्प में बता देता हूँ, 39, 12, 19, 20। आपको ध्यान रखना है दोस्तों 2021 के लिए दिया गया है 20 लोगों को, ठीक है, या आप ध्यान रखिए। और आपको और ध्यान रखना है कि 2018 के लिए दिया गया 19 शिक्षकों को, 2021 के लिए दिया गया है 20 शिक्षकों को, और ये वितरित किए गए हैं कब? 5 सितंबर 2022 को, और तब दो इकट्ठा दिए गए दोस्तों ये 18 के लिए भी, 21 के लिए भी, तो टोटल हो जाते हैं 39 शिक्षकों को, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2021 के लिए 20 और 2018 के लिए 19, यहाँ पे 19 और 20 के लिए नहीं दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आप दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 37 की ओर हम बढ़ चुके हैं। पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1 अप्रैल 2001, 20 मार्च 2002, 15 अगस्त 2005, 9 नवंबर 2001। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसमें आप एग्जैक्ट डेट याद रखिए। 20 मार्च 2002 को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। बढ़ेंगे 38वें प्रश्न की ओर, और पूछ रहा है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? यानी कि जो क्षय रोग है उसको समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? समाप्त करने का लक्ष्य, ठीक है। आपके पास विकल्प हैं 2023 तक, 2024 तक, 2025 तक और 2030 तक। तो दोस्तों राज्य सरकार का जो क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य है 2024 तक रखा गया है, और केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है 2025 तक, ठीक है। तो केंद्र सरकार से पहले ही हम क्षय रोग को समाप्त करना चाहते हैं अपने राज्य में। 39वां प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 40% से अधिक दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कितनी धनराशि दी जाती है? विकल्प हैं 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये या फिर 1200 रुपये। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प क्या? विकल्प डी, 1200 रुपये। आपको ध्यान रखना है कि 40% से अधिक दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1200 रुपये धनराशि दी जाती है। प्रश्न नंबर 40 की ओर हम बढ़ते हैं। फटाफट से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा समय ना लगे और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ। विश्व बैंक की सहायता से उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना कब शुरू की गई थी? विकल्प हैं 2015 में, 2017 में, 2019, 2021। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है कौन सा? विकल्प बी, मार्च 2017 में विश्व बैंक की सहायता से उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 10,000, 25,000, 50,000, 22,000।
तो आपको दोस्तों याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको लगा सकते हैं आप। ये है दोस्तों 50,000 रुपये दिए जाते हैं भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार के तहत। और साथ ही आप ध्यान रखिए दोस्तों कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला राज्य सरकार का ये सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार। शुरू करने की घोषणा हुई थी 9 नवंबर 2019 को और इसके तहत 50,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर पूछ ले कि भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार 2021 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है ये पुरस्कार, तो ये दिया गया है 3 व्यक्तियों को। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला राज्य सरकार का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई है, शुरुआत करने की घोषणा हुई है 9 नवंबर 2019। प्रश्न नंबर 42, फरवरी 2022 में एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश नामक थीम पर 3 दिवसीय इंडिया टेबल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प हैं शिमला में, नई दिल्ली, देहरादून में, लद्दाख में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आंसर आप करिए और नहीं आ रहा है आपको तो इसको नोट जरूर करिएगा। हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये लिंक करता हुआ आपके सामने आ जाए। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, देहरादून। क्या ध्यान रखना है कि फरवरी 2022 में एक भारत श्रेष्ठ भारत देखो अपना देश नामक थीम पर इंडिया टेबल मार्ट का आयोजन किया गया था देहरादून में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में और पूछ रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर दिसंबर 2021 में हिमालयन कल्चर सेंटर का उद्घाटन किया था? विकल्प मसूरी, टिहरी, ऋषिकेश, देहरादून। तो इसका आंसर करिए दोस्तों फटाफट से और इसका सही आंसर हो जाएगा फिर विकल्प डी। और देहरादून में कहाँ पे? गढ़ी कैंट में। ठीक है, क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने किया है तो मोस्ट इंपोर्टेंट वैसे ही है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2021 में गढ़ी कैंट में हिमालयन कल्चर सेंटर का उद्घाटन किया था। 44 पे पहुंच चुके हैं हम। पूछ रहा दोस्तों, कुश्यकुटोली नामक तहसील किस जिले में है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल। तो दोस्तों कुश्यकुटोली नामक जो तहसील है दोस्तों ये है विकल्प डी, नैनीताल में ये है कुश्यकुटोली। प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं और पूछ रहा है 2001 से लेकर 11 के दौरान निम्न में से सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत। क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन सा था? यूएसएन। और यूएसएन मैंने विकल्प में नहीं दिया है तो आप फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के बाद जो दूसरा सर्वाधिक वृद्धि दर वाला है, दशकीय वृद्धि वाला है, वो है कौन? देहरादून। और देहरादून के बाद है हरिद्वार, हरिद्वार के बाद है नैनीताल, नैनीताल के बाद है चंपावत। ठीक है, तो ये इसको भी ध्यान रखिए कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल, फिर चंपावत। और न्यूनतम वृद्धि हुई है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, पिथौरागढ़। इसको भी आप ध्यान रखिए। तो किसी भी प्रकार से पूछ ले आप इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 46वां, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? 189, 159, 382, 169। तो जो भी लोग इसका विकल्प ए कर रहे हैं गलत हो जाएगा, क्योंकि 2001 पूछा है। 2001 में कितना था? 159 था। ठीक है, और 189 किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार है। और 382 किसका है? तो 382 भारत का है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम बात करें जनघनत्व में, भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान है। अगर पूछे तो इसको आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 47वां और बड़ा अच्छा प्रश्न है, वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जिले में आयोजित होती है? विकल्प हैं चमोली में, टिहरी गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो जो लोग उत्तरकाशी के हैं वो एटलीस्ट गलत ना करें, क्योंकि ये उत्तरकाशी में मनाई जाती है या यात्रा होती है। वारुणी पंचकोशी यात्रा उत्तरकाशी में होती है। इसके बारे में कुछ और डिटेल आपके पास है, अगर आप उत्तरकाशी से हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो उत्तरकाशी से नहीं हैं उनको भी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पता चल सके। काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? विकल्प हैं रामनवमी मेला, चैती मेला, गोचर मेला, बग्वाल मेला। तो दोस्तों फटाफट से इसका आंसर करिए और उम्मीद करता हूँ आपने सही किया होगा। तो जो बाला सुंदरी मंदिर से याद रखिए कि जो बाला सुंदरी मंदिर है ये काशीपुर में है। अगर प्रश्न बन जाए कि बाला सुंदरी मंदिर कहाँ है तो आप ध्यान रखिए काशीपुर में है। और यहाँ पे मेला लगता है कौन? चैती का मेला। बाकी बग्वाल मेला आपको पता ही है कहाँ लगता है? देवीधुरा। ठीक है, देवीधुरा कहाँ है? तो देवीधुरा है चंपावत में। 49 पे हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो अगर यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं वीडियो देखते देखते, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए
और जब वीडियो का एंड होगा तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट करके फीडबैक अवश्य दीजिएगा दोस्तों। 49 क्वेश्चन है दोस्तों, जागेश्वर धाम के मुख्य देवता कौन से हैं? भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान गणेश हैं, सूर्य देवता हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव। जागेश्वर धाम के मुख्य देवता हैं दोस्तों भगवान शिव। 50वें प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं और 50वां प्रश्न ये रहा आपकी क्या बोलेंगे स्क्रीन पर, ठीक है। काठगोदाम किस नदी के तट पर है दोस्तों? कोसी, पूर्वी रामगंगा, गोला या फिर पश्चिमी रामगंगा। तो दोस्तों काठगोदाम जो है ये है किस नदी के किनारे? गोला नदी के किनारे है काठगोदाम। और भी आप देखिए कि और नदी के किनारे कौन से हैं। तो गोला नदी के किनारे और कौन से हैं? एक तो रानी बाग है जो अचमटे की घड़ी पहन के बाग बाग हो गई थी, और एक है हल्द्वानी है, लाल कुआं है, किच्छा है। ये चारों के चारों हैं गोला नदी के किनारे। कोशी के किनारे हैं रामनगर, बेताल घाट और खैरना, ये जो प्रमुख स्थान है, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा का बार बार पूछते हैं तो गैरसैंण है, चौखुटिया है, भिकियासैंण है, कालागढ़। तो ये कुछ हैं जो पश्चिमी रामगंगा के किनारे हैं। ये हो गया आपका कोसी के किनारे और ये हो गया अपना गोला के किनारे। तो दोस्तों इस प्रकार के 50 प्रश्न हम समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भारतीय एजुकेशन पॉइंट का आप हिस्सा बन सकते हैं। बाकी अपना फीडबैक अवश्य दीजिए और आगामी परीक्षाओं की तैयारी उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छी हो गई होगी। ऐसे रिवीजन करते रहिए और एक दिन समय आएगा जिस दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप मेहनत करते रहेंगे तो ईमानदारी और आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।